हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज से आपके एग्जाम के लिए जैसा ऑफिशियल आपका सिलेबस है उसी प्रकार से लाइफ साइंस की यूनिट वाइज बच्चे प्रैक्टिस सेशन आज हमारा शुरू हो रहा है। यूनिट नंबर 1 आपके सिलेबस की आज इसके एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज जो मैं आपको बच्चे आज जितने भी प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके पिछले वर्षों में आपके राज्य के अंदर और आपके आसपास के जो और 5-7 राज्यों में सेट का एग्जाम होता है, उन सभी एग्जाम्स में जो सेट के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वही हम लेंगे। यूनिट वाइज होगा बच्चे और यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने से आप सभी को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। चलिए बच्चे, पहले यूनिट हमारी जो है नाम उसका रहेगा बच्चे मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी। जीव विज्ञान से संबंधित अणु और उनकी अंतःक्रियाएं। यानी कि आप अगर मेजरली देखो बच्चे तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री जो आपने सुना होगा उस बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट आपकी यूनिट होती है, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मिलकर के हमारी बॉडी में या हमारे आसपास के ऑर्गेनिजम्स जो जीव जंतु दूसरे हैं उनके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन करती है ये समझाने के लिए इस यूनिट के एमसीक्यू हमारे बनते हैं। तो आपने भी ऐसा पढ़ा है या पढ़ेंगे या प्रिपरेशन पहले कभी करी हो बच्चे या आगे भविष्य में करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, ये एमसीक्यू सेशन बच्चे आपका सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस 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 जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं बच्चे। एमसीक्यू इस सेशन के अंदर जो भी आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगा उसके बिहाइंड द कंसेप्ट, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के ऊपर भी आपको मैं अच्छा खासा बताऊंगा ताकि आप सिर्फ और सिर्फ रट के नहीं समझ के जाएं। और बहुत सारे कंसेप्ट जो आप क्लासरूम में नहीं पढ़ते हो, जो कंसेप्ट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में भी नहीं आता, तो उसको एमसीक्यू के माध्यम से भी हमारा समझना कर्तव्य होता है। तो ये सारी चीजें आपको आज इस सेशन में मिलने वाली हैं। चलिए, 13 यूनिट है, 13 की 13 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज ये पहला क्वेश्चन पहले यूनिट का बच्चे आप सभी के सामने है, ध्यान से देखेंगे क्या कौन सा कंसेप्ट इसमें लागू हो रहा है। क्वेश्चन दिया बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट एंजाइमों के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंजाइम्स? एंजाइम के बारे में 4 बातें दे रखी हैं बच्चे, आइए देखते हैं। सर पहली बात बोला है इसने कि एंजाइम्स चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड है ना उसको बदलते हैं। ओके सर। दूसरी बात है एंजाइम अफेक्ट द फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। एंजाइम अभिक्रिया के अंतिम संतुलन को प्रभावित करते हैं। मीनिंग क्या इस बात का? देखो बच्चे, इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां पर मान लो आपने A प्लस B दोनों की रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद आपका C प्लस D बन गया, C प्लस D बन गया बच्चे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेज जिस स्टेज में A और B मिलकर जितना C और D बना रहे हैं तो आपका C और D मिलकर वापस A और B बनाना शुरू कर दें, उसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। भाई A और B जो है दोनों मिलकर जितना C और D बना रहे हैं, कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है कि C और D भी उतना ही मिलकर A और B बनाना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था बोलते हैं बच्चे। तो ये संतुलन अवस्था हर एक केमिकल रिएक्शन की अलग अलग होती है। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि जो 10% होते ही साथ उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है बच्चे कि जिसका 50% वो रिएक्शन हो जाती है तब उसका इक्विलिब्रियम स्टेज आती है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि 90% उसमें आपका रिएक्शन हो चुकी है तब ये इक्विलिब्रियम की अवस्था बनती है। तो इसने कहा कि एंजाइम जो है ना इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देखेंगे सर क्या चीजें हैं। तीसरा दे रखा है एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो एंजाइम काम करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। फिर बोला एंजाइम डू नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर ए रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई एंजाइम स्पेशल नहीं होते, कोई भी एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो मेरे भाई देखो, एंजाइम की पहली ही खास बात होती है कि हर एक केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में हो रही है उसके लिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम एक बार काम कर देता है ना तो वो कंज्यूम नहीं होता, वो दोबारा से अपने आप को सेपरेट कर लेता है और फिर से रिएक्शन में यूज हो सकता है। तो ये भी बात गलत है बच्चे। इक्विलिब्रियम वाली चीज सामान्य सी बात है कि एंजाइम का काम होता है केमिकल रिएक्शन की रेट को प्रभावित करना, है ना, उसकी इक्विलिब्रियम को छेड़छाड़ नहीं करता मेरे भाई। तो सत्य पूछा था, एक ही चीज बनी है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बदलते हैं। बाकी बच्चे बहुत सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं कंसेप्ट के तौर पे, इनको भी समझा देता हूं ताकि बिहाइंड द कंसेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है,
जो आपकी एक्सप्लेनेशन है लिखी हिंदी में हुई है, बाकी जो जो टर्म मुझे लगता है वो इंग्लिश में भी है। तो आप लोग ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना बच्चे, समझने की कोशिश करना। समझी हुई चीज ही पेपर में लिख पाओगे, रटी हुई चीज तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर लो, कभी नहीं लिख पाओगे। एंजाइम हम ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। इनका मुख्य काम शरीर में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ना, उनकी गति यानी उनकी रेट को तेज करना होता है। एंजाइम किसी अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको आगे चलने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है कि इतनी एनर्जी दोगे तो मैं होऊंगी। केमिकल रिएक्शन बोलती है कि मेरे भाई इतनी एनर्जी दोगे तो मैं होऊंगी, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम अगर जुड़ जाता है ना तो केमिकल रिएक्शन बोलती है भाई थोड़ी बहुत दे दो, इतनी ज्यादा मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मेरी एक्टिव होने के लिए एनर्जी कम है। क्यों? अब मेरे साथ एंजाइम आ गया। अब एंजाइम बोलता है ज्यादा तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगा रिएक्शन होने में। तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, मतलब अब रिएक्शन कम एनर्जी में ही हो रही है, तो फास्ट तो होगी ना मेरे भाई। तो जिससे क्या होता है, अभिक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। एंजाइम अभिक्रिया के अंत में नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनका उपभोग नहीं होता, मतलब कंज्यूम नहीं होते, दोबारा यूज हो सकते हैं। और फिर एंजाइम आपकी अभिक्रिया के जो फाइनल इक्विलिब्रियम है ना उसको नहीं बदलते, केवल उसको जल्दी से प्राप्त कराते हैं, मतलब रिएक्शन की रेट यानी फास्ट कर देते हैं, जल्दी प्राप्त करो, मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, अभिक्रियक से उत्पाद जो बनता है उसको जल्दी बनवा देंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा। प्रत्येक एंजाइम स्पेसिफिक होता है, यानी केवल एक खास रिएक्शन पर ही काम करता है बच्चे। तो इसलिए सही कथन कौन सा हमारा है? ए वाला। बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई बात? इसी प्रकार से एमसीक्यू और उसके पीछे के कंसेप्ट, मतलब मैं तो ये कहता हूं कि जो बच्चा ये एमसीक्यू सेशन कर लेगा ना, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको एग्जाम में। कंसेप्ट एक तरफ और ये एमसीक्यू, जैसे थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवा रहा हूं, ये एक तरफ रहेंगे मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए सर, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? इन एंजाइम काइनेटिक्स, मतलब भाई एंजाइम की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एंजाइम जो काम करता है, एंजाइम किस प्रकार से रिएक्शन की रेट को प्रभावित करता है, तो ये सारी चीजें मिलाकर के हमने एक शब्द बोल दिया कि भाई एंजाइम के जो काइनेटिक्स हैं उसमें रेट कांस्टेंट एक KCAT का मतलब क्या है? एंजाइम गतिकी, जिसमें एंजाइम्स के विषय में हम पढ़ते हैं, उसमें एक दर स्थिरांक होता है KCAT। इसका क्या मीनिंग है समझिए बच्चे, हमेशा काम आने वाला है ये। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ आप देख सकते हो, 2024 में ही आया था क्वेश्चन यहाँ से, और दोबारा भी आ सकता है। तो भाई के कैटलिस्ट, ये KCAT का क्या मीनिंग समझते हो? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे समझो भाई क्या चीज है। देखो यार, आंसर तो ठीक है सर, तुम एक ही शब्द में बोल दोगे सर टर्नओवर संख्या। अभी क्या है सर टर्नओवर संख्या? इसको समझने के लिए अब आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसको देखिए जरा, के कैटलिस्ट को टर्नओवर नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बताता है कि एक एंजाइम का एक जो एक्टिव पोजीशन है वो प्रति सेकंड कितने सबस्ट्रेट अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। भाई टर्नओवर नंबर का मतलब क्या समझे? देखो के कैट की वैल्यू हम निकालते हैं ना, के कैट की वैल्यू निकालते हैं हम, क्यों निकालते हैं? हम लोग टर्नओवर नंबर पता करने के लिए निकालते हैं। ये टर्नओवर नंबर का मतलब है कोई भी एंजाइम है, देखो एंजाइम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां आप ये कह सकते हो एक्टिव साइट बोल सकते हो, मतलब जो आपकी सबस्ट्रेट से जुड़ता है, जहां से एंजाइम जा करके सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक जगह होती है। उसके बारे में कई मॉडल्स भी दिए गए, मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा तो मॉडल भी समझाऊंगा। तो वो जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, वो जाकर के प्यारे बच्चे आपकी सबस्ट्रेट से जुड़ती है, जुड़ेगी तो सबस्ट्रेट केमिकल रिएक्शन करेगा और रिएक्टेंट, मतलब पहले जिस अवस्था में था अब वो प्रोडक्ट बन जाएगा, अब वो प्यारे बच्चे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका टर्नओवर नंबर का मतलब यही होता है कि भाई एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो प्रति सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदल रही है, क्योंकि काम तो एंजाइम का वही है ना, रिएक्शन को करवाना। और रिएक्शन करवाने का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, अभिक्रियक से उत्पाद बनना। तो कोई एंजाइम कितने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है प्रति सेकंड, टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर निकालने के लिए हमारे पास होता है के कैट की वैल्यू निकालनी होती है। और फिर इसने बोला है
कि ये हम कब निकालते हैं, जब एंजाइम पूरी तरह से सबस्ट्रेट से संतृप्त हो। सबस्ट्रेट से संतृप्त मतलब सबस्ट्रेट इनफ क्वांटिटी में हो, और वी मैक्सिमम मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है। देखो जब प्यारे बच्चों, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट का मतलब है कि जिस चीज के ऊपर आपका एंजाइम काम कर रहा है, भाई प्रोटीन के ऊपर काम कर रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कर रहा है, मतलब किस रासायनिक अभिक्रिया में जा रहा है, किसी न किसी केमिकल के साथ जाके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसने कहा कि पहली बात, जब सबस्ट्रेट संतृप्त हो, जब सबस्ट्रेट आपका सैचुरेटेड हो, मतलब इनफ मात्रा में हो, अच्छी खासी मात्रा में हो, और जब सबस्ट्रेट अच्छी खासी मात्रा में होता है तो रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी रेट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यानी इस बात को ऐसे बोल दो कि वी मैक्सिमम मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी रेट मैक्सिमम पे बोल दो, या बोल दो सबस्ट्रेट आपका सैचुरेटेड है। उस समय पे आपका एंजाइम प्रति सेकंड कितने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकता है, उसी को बोलते हैं आपका हम लोग टर्नओवर नंबर बोलते हैं। और इसको निकालने के लिए हम ये के कैट निकाला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम अपॉन में ई। ई का मतलब होता है एंजाइम की कुल कंसंट्रेशन यानी सांद्रता यानी मात्रा। ठीक है सर। के कैट वी मैक्सिमम पर एंजाइम की कार्य क्षमता को दर्शाता है। मतलब इसी बात को कंक्लूजन के तौर पे लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, वी मैक्सिमम क्या है? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, एंजाइम के द्वारा जो कैटलाइज की गई रिएक्शन होती है उसकी अधिकतम गति होती है। जब सभी एंजाइम के एक्टिव साइट जो हैं वो सबस्ट्रेट से भर जाते हैं, यानी सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो, तब अभिक्रिया जिस सबसे तेज दर से होती है वही वी मैक्सिमम कहलाता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका। वी मैक्सिमम का मतलब ही ये होता है कि अभिक्रिया जब सबसे तेज गति पे चल रही हो उस समय को बोलते हैं। एंजाइम अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा हो उस समय जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं वी मैक्सिमम। मतलब मैंने जितनी टर्म्स यूज हुई है ना बच्चे, वो भी सारी आपको समझा दी हैं। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट जो होगा ना, बेनिफिट जो होगा बच्चे शायद आप अभी देख भी नहीं पा रहे कि इस सेशन से आपको कितना बेनिफिट होगा। ऐसे ही सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, क्या कह रहा है आपको? एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैन बी बेटर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। कोई भी एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी आप सबसे बेटर कैसे माप सकते हो? एक तो अभी अभी आपने देखा के कैट, कि सर के कैट भी हमें यही बताता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है। जब बहुत सारा सबस्ट्रेट अवेलेबल हो तो उस समय पे एंजाइम सर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कितना प्रोडक्ट बना पा रहा है, कितना रिएक्शन करवा पा रहा है। लेकिन बच्चे इससे भी, ये तो है ही एफिशिएंसी पता करने के लिए, इसके साथ में एक और फैक्टर भी होता है। ये दो फैक्टर अगर हम एक साथ निकाल लें तो एंजाइम की कंप्लीट एफिशिएंसी पता लग सकती है हमें। कैसे? देखो भाई, एंजाइम की दक्षता को बेहतर ढंग से किसके संदर्भ में मापा जाता है उस बात को समझिए। मैं पूरा आपके लिए एक्सप्लेनेशन बनाई ही से समझाता हूं। इसको हम निकालते बच्चे दो चीजों से, के कैट अपॉन में के एम। के कैट तो चाहिएगा सर, लेकिन के एम की भी आवश्यकता होगी। भाई इस दोनों से हम बेनिफिट क्या होता है? इनको हम एंजाइम एफिशिएंसी यानी एंजाइम की दक्षता का सबसे अच्छा माप मानते हैं। कारण क्या है? देखो के कैट क्या कहता है आपको कि भी एंजाइम कितनी तेजी से सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदल सकता है, ये तो आपको ये बताएगा। ये भी तो एंजाइम की एफिशिएंसी। दूसरी बात, केएम क्यों लेते हैं, ये आपका बताता है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी कितनी है, उसकी जुड़ने की क्षमता कितनी है। भाई एक बात है यार, मान लीजिए आपको एंजाइम जो है ना वो कितनी तेजी से सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलेगा, एक ने तो वो बता, दूसरे ने बोला कि भाई ठीक है ये बात तो, लेकिन मेरे भाई जो आपका एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होते हैं उनकी एक दूसरे के प्रति जुड़ने की एफिनिटी भी अलग अलग होती है। तो आप इस बात में एफिनिटी को भी शामिल कर दो तो फिर एग्जैक्टली आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी एंजाइम की कैपेसिटी या एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दो चीजों से करते हैं, मतलब के कैट अपॉन के एम दोनों मिलाकर हमें जब हम यूज करते हैं तो ये हमें बताता है कि कम सबस्ट्रेट सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर एंजाइम कितना प्रभावी है। इसलिए एंजाइम एफिशिएंसी को बेहतर ढंग से हम इन दोनों की सहायता से मेजर करते मापते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही मिलने की संभावना बच्चे पूरी। अगले पे आइए जरा, मैच करना है अपने को कॉलम 1 कॉलम 2 में और करेक्ट मैच ढूंढना इनका, जो नीचे दिए गए हैं। क्या क्या दिया है देखो बच्चे, कोई खास बात है नहीं। एक NaDH दिया है,
एक राइबोजाइम दिया है, एक कोफैक्टर दिया है, एक जाइमोजेन दिया है। ये चारों फैक्टर कंसेप्ट आपने जो भी बच्चा बैच के अंदर है अपने संसारम एप्लीकेशन पे, तो ये फैक्टर्स आप यूनिट पढ़ते 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 बहुत सीखेंगे इन सारे फैक्टर्स को। अब हम देखते हैं कि सर कौन से फैक्टर का क्या रोल है। मैंने सबको है ना दो दो लाइन में एक्सप्लेन करके लिखा आपके लिए, ताकि आपको समस्या ना हो किसी प्रकार की। देखो भाई NADH क्या होता है बच्चे, ये आपका इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाला होता है। NADH एक कोएंजाइम है, और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी बच्चे, तो वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रिलीज होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया जाता है, रिसीव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। याद रखेगा, जैसे NAD+ है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के और एक हाइड्रोजन आयन को लेकर क्या बन जाता है, NADH, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया। तो ऑप्शन जो पीछे दिए गए हैं उसमें लिखा मिलेगा आपको कि NADH क्या करता है, हाई इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है बच्चे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये रहा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये NADH को मैच कर दोगे थर्ड वाले के साथ में, ठीक है, यानी पहले वाले का थर्ड हमारा होगा आंसर। उसके बाद देखो और आगे, फिर बच्चे राइबोजाइम किसको कहते हैं। राइबोजाइम ये तो बच्चे आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं बल्कि RNA से बना होता है। भाई नॉर्मली हमारे एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम सर प्रोटीन ही तो होते हैं, समझ गए बात को, एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये राइबोजाइम जो होते हैं सर वो प्रोटीन नहीं, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA से बने होते हैं। क्योंकि RNA एक न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए राइबोजाइम को हम लोग न्यूक्लिक एसिड एंजाइम बोलेंगे बच्चे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे RRNA, ठीक है। फिर बच्चे कोफैक्टर क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। मतलब कोफैक्टर वह नॉन प्रोटीन भाग है जो एंजाइम को काम करने में मदद करता है। कोफैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक कोएंजाइम, ये आपके ढीले से जुड़े होते हैं जैसे NAD+, और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम से परमानेंटली जुड़े होते हैं, इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उनको कोफैक्टर का ही एक प्रकार माना जाता है बच्चे। एग्जाम्पल जैसे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट पढ़ोगे तो एक कोफैक्टर का अलग से कंसेप्ट हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। जाइमोजेन की बात करें बच्चे तो ये एंजाइम बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। जाइमोजेन एंजाइम का इनएक्टिव रूप होता है, ये बाद में एक्टिव होकर ही एंजाइम बनते हैं। इनका काम है एंजाइम गलत जगह पर जाकर काम ना करे, इसलिए पहले एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर आपने पेप्सिन सुना होगा, तो वो पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। ऐसे ट्रिप्सिन सुना होगा, वो भी ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में पहले इनएक्टिव होता है। ये इनएक्टिव रूप है, इधर फिर एक्टिव होने के बाद काम करते हैं। पहले इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होते हैं ताकि कोई एंजाइम गलत जगह जाकर के काम ना कर दे, इसीलिए बच्चों। चलिए समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी जानकारी बच्चे आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ सेट 2026 वाले एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच बच्चे अभी हो गया है शुरू, लाइव और रिकॉर्डेड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, DPP मॉक टेस्ट, सारी चीजें इसमें रहेंगी आपका। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि हम यूनिट वाइज पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस बच्चे उसमें कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि इस टाइम पे हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को पूरा अच्छे से कर भी लेंगे। ओके सर, अगले पे फिर बात करें बच्चे, ये बुक है आपके सेट वाले एस्पिरेंट जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पिछले 5 साल के इसमें सारे PYQ आपको मिलेंगे बुक के अंदर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, बिल्कुल सिंपल भाषा में, सरल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए, हिंदी और विद इंग्लिश टर्म्स आपके एक्सप्लेनेशन होगी। क्वेश्चन सारे बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होंगे बच्चे। लाइफ साइंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये भी आप संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी बच्चे बुक। छत्तीसगढ़ वर्ग 1 वाले एस्पिरेंट जो बायोलॉजी से तैयारी करना चाहते हैं, अभी एग्जाम में व्याख्याता का आपका, तो उसके लिए भी कंप्लीट बैच लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, मतलब पूरे लेक्चर्स भी आपको उसमें, पिछले बैच के सारे लेक्चर भी मिलेंगे। और पिछला बैच मतलब जो अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, जस्ट 1-2 महीने पहले, और फिर नए सिरे से लाइव लेक्चर भी इस बैच में आपको मिलेंगे। ये भी आपको संसारम एप्लीकेशन पे ही बच्चे मिलेगा। जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बच्चे बुक चाहते हैं, ये बुक है बच्चे। आप कोई भी एग्जाम AP का दो, जो बच्चे अभी निकट भविष्य में एग्जाम जो AP का होने वाला है मध्य प्रदेश वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसमें उसके लिए स्पेशली बच्चे बुक है, आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। जो बच्चे CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीमियम बैच है, ये नॉर्मल बैच है। नेट सेट जो मतलब नॉर्मली क्या होता है आपके दोनों कवर कर दे,
ठीक है। प्रीमियम बैच ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ जीवन में एक ही लक्ष्य है, जिनका नेट क्वालिफाई करना है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। ये बैच आपका प्रीमियम है, मतलब जिनको सिर्फ नेट करना, सपना ही वही है, जिनको नेट सेट करना उसके लिए बच्चे ये बैच है फिर, ठीक है। ओके सर। बाकी जो बच्चे एमपीपीएससी बॉटनी या एमपीपीएससी जूलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब बॉटनी जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर अभी निकट भविष्य में एग्जाम है, जो भी कोई एस्पिरेंट करना चाहता है उसके लिए दोनों अलग अलग बैच हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बच्चे फिर एमपी सेट का फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे अगले एमपी सेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बैच है, अलग से फाउंडेशन बैच है, तैयारी कर सकते हैं बच्चे। चलिए अभी हम चलते हैं अपने काम की चीज़ पे बच्चे, ये एक जस्ट आप सभी के लिए जानकारी थी, जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहे वो कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने, द P450 साइटोक्रोम्स आर मेंबर्स ऑफ P450 साइटोक्रोम, किसके सदस्य हैं? P450 P450 साइटोक्रोम के बारे में बोला बच्चे, ये किसके सदस्य हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी में हम इनको रखेंगे? समझिए बच्चे क्या दिया हुआ है आप सभी के सामने, ऑक्सीडो रिडक्टेज। भाई ये नाम क्यों आया? क्योंकि जहां पर सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में कोई चीज अगर हिस्सा लेती है ना, तब ये नाम आता है। देखो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है ना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाओं कराते हैं। ये एंजाइम एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, जैसे दवाइयां हो गई, विषैले पदार्थ हो गए या हार्मोन हो गए, इनका मेटाबॉलिज्म कराने में। इसीलिए जो P450 साइटोक्रोम है ना, इनको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज ग्रुप में रखते हैं बच्चे। सही आंसर सी वाला हो जाएगा आपका। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स को बाधित करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, मतलब डिसरप्ट करना, यानी जो प्रोटीन की कई स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, फिर सेकेंडरी में कई प्रकार होती हैं, अल्फा हेलिक्स होती है, बीटा प्लेटेड शीट होता है, कई टाइप आपने पढ़ी हैं बच्चे। तो इसने कहा जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, कौन सा अमीनो एसिड है जो उसको बाधित कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है? नाम आपने केवल बताना है बच्चे, नाम आएगा आपका प्रोलीन। प्रोलीन क्यों कर सकता है? देखो प्रोलीन जो होता है ना, उसको हम लोग अल्फा हेलिक्स ब्रेकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिंग आकार, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या करती है, अल्फा हेलिक्स जो आपका प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो रेगुलर पैटर्न है उसको मोड़ देती है। प्रोलीन के पास हाइड्रोजन भी नहीं होता, इसलिए ये अल्फा हेलिक्स में आवश्यक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो भी नहीं बना पाता है। इसके कारण जो प्रोलीन है ना बच्चे, वो अल्फा हेलिक्स की निरंतरता को तोड़ देता है। तो इसलिए सही विकल्प आपका होगा बच्चे सी वाला होगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है सर, क्लियर होगी। देखो बच्चे, थोड़ा बहुत जिन बच्चों ने कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उनको हो सकता है मेरी कोई बात ऐसी लगे, सर ये समझाया तो आपने है ही नहीं। देखो मेरे भाई, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन पे पूरा ही 2 घंटे का कंसेप्ट लेके बैठ जाएं। इतनी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे करता हूं। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंसेप्ट एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, कम ज्यादा अलग विषय है, बट आप अपनी तरफ से कंसेप्ट एक बार पढ़े होंगे तो आपको और बेटर आउटपुट होगा। नहीं भी पढ़े तो आउटपुट आना है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि सर ये कौन सा कंसेप्ट है, तो फिर आप अपना समझें, अपनी कमी को समझें और उसके ऊपर काम करें। चलिए भाई 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्या कह रहा है आपको? देखो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन की कई स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, प्राइमरी बताई थी, सेकेंडरी बताई थी, टर्सरी बताई थी, क्वार्टरनरी बताई थी, कई प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने प्रोटीन की बताई थी आपको। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, उसमें फोल्ड बनते हैं, उसमें मोड बनते हैं, मोड बनने से भी थोड़ा सा मुड़ता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। आपसे पूछा है कि प्रोटीन का जो वलन होता है, जब प्रोटीन में फोल्डिंग होती है प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए, सेकेंडरी से टर्सरी बनने के लिए, तो फोल्डिंग के अंदर इनमें से कौन सी जो स्थिति है ना वो सबसे अनस्टेबल है? फोल्डिंग होते समय कई स्टेज आती हैं, तो उनमें से सबसे अनस्टेबल स्टेज कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई जब नॉन पोलर साइड चेन एक्सपोज होती है आउटसाइड में, जब पोलर अमीनो एसिड एक्सपोज होते हैं आउटसाइड में, जब नॉन पोलर साइड चेन आपकी सेंटर में जाती है, पोलर साइड चेन प्रेजेंट इन कोर। देखो भाई, आप पहले मैं समझाता हूँ, ऑप्शन सिर्फ मैंने पढ़े हैं, समझाया नहीं, समझाने का ऑप करता हूँ। पहले एक बार देखो, प्रोटीन की जब फोल्डिंग होती है ना बच्चे, जब प्रोटीन वलन पड़ते हैं, तो उसमें जो नॉन पोलर अमीनो अम्ल होते हैं
वो पानी से बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, इसलिए वे सामान्यतः प्रोटीन के अंदर यानी कोर की ओर मुड़ जाते हैं। जब अध्रुवीय नॉन पोलर ये श्रृंखलाएं बाहर की ओर खुली रहती हैं तो वे पानी के संपर्क में आ जाती हैं, जो कि एनर्जी की दृष्टि से अनुकूल नहीं होता। इससे संरचना अनस्टेबल हो जाती है। इसके विपरीत जो पोलर अमीनो अम्ल हैं वो बाहर हो तो स्थिर होते हैं और अध्रुवीय अमीनो अम्ल अंदर हो तो वे स्थिर होते हैं। इसलिए सबसे अस्थिर अवस्था होती है इनका उल्टा। इनका उल्टा का मतलब होता है कि सर जब हमारे नॉन पोलर जो सीरीज है ना, जो नॉन पोलर साइड चेन है बच्चे, वो बाहर की ओर खुली होना, तब सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। देखो पानी क्या है, पानी पोलर मॉलिक्यूल है, पोल्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, और उसके अंदर वही घुलेगा जो पोलर होगा। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, वो पानी के संपर्क में अगर आए, वो बाहर की तरफ अगर हो तो क्या होगा मेरे भाई, दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये फोल्डिंग होते समय एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। दैट्स इट। चलिए सर अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल ग्लूकोजेनिक होने के साथ साथ कीटोजेनिक भी है? अब ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों ही कंसेप्ट मैंने आप सभी को समझाए हैं, अगर आपको याद होंगे तो दोनों ही कंसेप्ट मैंने बच्चे आप सभी को बताए थे। मैं थोड़ा और बता देता हूं क्या है मतलब, समझो जरा भाई। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जो डीएमिनेशन के बाद ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं। डीएमिनेशन का मतलब अमीनो एसिड से उनका अमीनो ग्रुप को हटा देना, अमीनो ग्रुप को उनसे अलग कर देना। अलग करने के बाद वो ऐसे केमिकल, इंटरमीडिएट मतलब अलग करने के बाद वो कुछ ऐसे केमिकल बनाते हैं जिनकी सहायता से ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज बन सकता है। ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मतलब ये है यार कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड उनको बोलते हैं कि जिनका हम डीएमिनेशन करें तो सर उनसे ग्लूकोज बनाया जा सके। ओके सर, जो अमीनो एसिड टूटकर ग्लूकोज बनाने में काम आते हैं उनको ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे एलेनिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, ग्लूटामेट हो गया, वेलिन हो गया। ये एग्जांपल्स याद रखना बच्चे, पेपर में बहुत आते हैं, आपके बहुत आते हैं। अच्छा, कीटोजेनिक कौन से होते हैं अमीनो एसिड? कीटोजेनिक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं बच्चे जो अपघटन यानी कैटाबॉलिज्म के दौरान एसिटिल कोएंजाइम या एसिटोएसिटेट बनाते हों और इनसे फिर कीटोन बॉडीज बन सकती हों। तो ग्लूकोज नहीं बनाए तो बोलते हैं कीटोन बॉडी क्या होती है? कीटोन बॉडी वे जल में घुलनशील कंपाउंड होते हैं जो लीवर में जो फैटी एसिड होते हैं उनके अपघटन से बनते हैं बच्चे। ठीक है, जब ग्लूकोज की कमी होती है तब ऐसा होता है। तो जब शरीर में ग्लूकोज नहीं मिलता तब कीटोन बॉडीज को एनर्जी के सोर्स के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो कीटोन बॉडीज बनाए और जो अमीनो एसिड ग्लूकोज बनाए, उसी के आधार पे दो नाम दिए गए। कीटोन बॉडीज का थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि भी कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, क्या काम आते हैं बॉडी के अंदर, ये बात भी मैंने आप सभी को बता दी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अमीनो एसिड दैट शोज बफरिंग कैपेसिटी नियर फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज इज। इसने कहा उस अमीनो अम्ल का नाम बताओ बच्चे जो हमारे शारीरिक पीएच सीमा के निकट बफरिंग क्षमता दर्शाता है। देखो दो टर्म्स बच्चे हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं, आपको एग्जैक्टली इनका मीनिंग समझना पड़ेगा। पहली है कि सर नियर फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज, मतलब ये है बच्चे कि वह पीएच जिस पर वो काम कर सके। अभी कहोगे सर क्या मतलब इस बात का? भाई एक बात बताओ कि मान लीजिए जैसे हमारा कोई अमीनो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर और उस अमीनो एसिड का एक पीएच वैल्यू होगा। अब उस पीएच वैल्यू पे वो अपना बेहतर काम कर सकता है। मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड है वो जिस पीएच वैल्यू पे अपना बेहतर काम कर सकता है, मतलब उसका जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन डिसाइड है ना, वो उस पीएच वैल्यू पे उस फंक्शन को अच्छे से कर सकता है। उसी पीएच के आसपास अगर वो बफर का काम भी करे, बफर का काम करने का मतलब बच्चे कि वो एसिड या बेस, जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर है उसमें जो चेंज होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका विरोध कर सके। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपनी पीएच वैल्यू में जो चेंज होता है ना उसको रोके,
उसको जल्दी से चेंज ना होने दे, थोड़ा बहुत अगर आप परिवर्तन भी करो, कोई दूसरी चीज भी उसमें डालो, तो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देता बच्चे, इसको हम कहते हैं बफर। तो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो जिस पीएच पे वो काम करता है ना, उसी पीएच वैल्यू पे वो बफर का भी कार्य कर रहा है बच्चे? नाम आपसे पूछा है तो सर सही आंसर क्या होगा, समझिए, पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो भाई, सही आंसर है सर उसका हिस्टिडीन। कैसे? देखो बच्चे, आपने पढ़ा था कि पीकेए जो वैल्यू है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है कि किस पीएच पर जो हमारा ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड या डिसप्रोटोनेटेड होगा। अब कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ? भाई प्रोटोनेटेड या डिसप्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड का मतलब होता है हाइड्रोजन को आयन को लेना, डिसप्रोटोनेटेड का मतलब हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना। हाइड्रोजन आएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जाएगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो आपसे यही पूछा बच्चे कि पी के ए जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, वो आपको क्या बताती है? ये बताती है कि किस पीएच पर जो हमारा ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड या डिस या डी प्रोटोनेटेड होगा। अभी पूरा समझिए, बफरिंग कैपेसिटी तब सबसे अच्छी होती है जब पीएच और पी के ए दोनों आपके लगभग समान हो। इसका मतलब पी के ए जो वैल्यू है ना, उसने आपको ये बताया, पी के ए वैल्यू ने ये बताया कि भाई प्रोटोनेटेड या डी प्रोटोनेटेड का मतलब है हाइड्रोजन को लेने और छोड़ने की क्षमता। अब हाइड्रोजन लिया या छोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा? जो आपका कोई भी आपके पास में केमिकल है, अमीनो एसिड है या कोई भी आपके पास में सॉल्यूशन है, तो उसके पीएच पे जो चेंज आने वाला है ना, उस चेंज से बच जाएगा। और ये नॉर्मल पीएच हमारा जिसपे आपका कोई भी अमीनो एसिड काम करता है, ये दोनों अगर इक्वल होंगे, मतलब जिस पीएच पे काम कर रहा है उसी पीएच पे आसानी से वो प्रोटोनेटेड भी हो सकता है, डी प्रोटोनेटेड भी हो सकता है, मतलब दोनों लगभग सेम है। तो क्या होगा बच्चे? फिर वो आपका वो कंडीशन होगी जो क्वेश्चन में दी गई है। हिस्टिडीन जो होता है ना, इसके साइड चेन में क्या होता है बच्चे? इमिडाजोल ग्रुप होता है। ये ग्रुप का पीकेए लगभग 6 के आसपास होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच हमारी बॉडी का कितना होता है? 7.4 होता है ना, उसी के बहुत करीब है बच्चे। इसलिए यह H पॉजिटिव आयन को आसानी से स्वीकार या छोड़ सकता है। इसी वजह से हिस्टिडीन जो है ना, वो फिजियोलॉजिकल पीएच के पास सबसे अच्छी बफरिंग कैपेसिटी दिखाता है। तो ये क्वेश्चन था बच्चे। उम्मीद करता हूं पहले आपने बफर वाली पीकेए वाली चीजें पढ़ी हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग उसको बता भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बच्चे। क्या कहता है? वह अमीनो एसिड जिसमें पीकेआर जो होता है उसकी वैल्यू का अभाव होता है, मतलब पीकेआर वैल्यू होते ही नहीं है। बिल्कुल बच्चे, अमीनो एसिड के अंदर जो साइड चेन होती है ना, वो साइड चेन ही डिसाइड करती है कि पीकेआर वैल्यू होगी कि नहीं होगी। सर ये क्या होती है पीकेआर वैल्यू? आओ बच्चों पूरा का पूरा समझते हैं इसको। देखिए बच्चे, कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। भाई पीकेआर जो है ना, वह एक प्रकार की पीकेए वैल्यू ही होती है, मतलब पीकेए वैल्यू को ही हम किसी स्पेशल केस में पीकेआर बोलते हैं। कब? जो और क्या बताती है ये अमीनो एसिड के जो साइड चेन है ना, उसके लिए होती है। अमीनो एसिड के साथ में एक जो साइड चेन जुड़ी होती है, जिसको आप आर ग्रुप या अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, उसके लिए होती है। अमीनो एसिड में 3 प्रकार के जो आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, मतलब 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं जो आयंस बना सकते हैं। एक तो बच्चे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक आपका अल्फा अमीनो ग्रुप होता है, एक आपकी साइड चेन होती है। तो मेरे भाई, जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए बोलते हैं तो पीकेए बोलते हैं, अमीनो एसिड ग्रुप के लिए बोलते हैं तो पीकेए बोलते हैं, साइड चेन के लिए जब पीकेए बोलना होता है तो उसकी जगह पे पीकेआर बोला जाता है। मतलब पीकेआर केवल और केवल उन अमीनो एसिड के लिए होता है जिनकी साइड चेन में हाइड्रोजन आयन देने या लेने की क्षमता होती है। अगर साइड चेन नॉन आयोनाइजेबल है या है ही नहीं, जैसे ग्लाइसिन में होती है, एलेनिन में होती है, तो पीकेआर भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा बच्चे ग्लाइसिन। आंसर के साथ ही मैंने एक और आपका एलेनिन भी बता दिया, ये भी हो सकता है कि कभी आ जाए, तो आप इसको आंसर लगा सकते हो। ठीक है सर, 11 नंबर पे आ जाइए बच्चे। अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण की संभावना देखी जाती है। भाई प्रोटीन की कई स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी होती है सर, सेकेंडरी होती है, टर्सरी होती है, बहुत सारी होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर भी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, बहुत सारी आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है प्यारे बच्चे। अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण की संभावना किस में होती है? अल्फा हेलिक्स में होती है, बीटा सीट में होती है, बीटन में होती है, या रैंडम कोइल में होती है? तो बच्चे सही आंसर होगा सर अल्फा हेलिक्स में। क्यों होती है? अब थोड़ा समझो। देखो अभी अल्फा हेलिक्स जो संरचना है ना, उसमें प्रत्येक अमीनो एसिड जो है, प्रत्येक अमीनो एसिड का जो कार्ब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है,
वो दूसरे अमीनो एसिड के चौथे मतलब दूसरी चेन के चौथे अमीनो अम्ल के NH ग्रुप से नियमित हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। भाई ये मैं आपको कंसेप्ट में समझा चुका कि भाई CO और NH इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। समझ में आई बात? ये हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है सर। इसमें पूरी हेलिक्स के साथ साथ लगातार और अधिक संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बाकी जो दूसरी बीटा सीट है, बीटा टर्न है, रैंडम कॉइल है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन अल्फा हेलिक्स से कंपैरिजन में कम होते हैं बच्चे। तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे सर? अल्फा हेलिक्स में होंगे। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया बच्चे, बट आपको एग्जैक्टली वैसी इमेजिनेशन हो जैसी आप चाह रहे हैं तो बच्चे कंसेप्ट फिर आपको सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको किसी न किसी अच्छे अध्यापक से आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, तो MCQ में और मजा आएगा आपको। जो बच्चा सीख चुका है वो अच्छी बात है, जो नहीं सीखे हैं वो जितना मैक्सिमम आप गेन कर सको ना उतना गेन कर लीजिए बच्चे। ठीक है सर। अगले पे आ जाओ भाई, 12 नंबर क्वेश्चन। पैराडॉक्स रिलेटेड टू प्रोटीन फोल्डिंग इज। प्रोटीन फोल्डिंग से संबंधित एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास, एक थ्योरी, एक कंसेप्ट दिया गया है बच्चे, उसका नाम बताइए क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक थ्योरी का नाम ही पूछा है। थ्योरी में क्या कहा गया वो मैं सारी चीजें आपको आज इसी सेशन के अंदर समझाऊंगा। आइए बच्चे देखो भाई, एक व्यक्ति थे लेवेंथल्स पैराडॉक्स के नाम से हम जानते हैं उसको, लेवेंथल विरोधाभास या पैराडॉक्स जानते हैं। ये आपका किससे संबंधित है? प्रोटीन फोल्डिंग से। प्रोटीन जो फोल्ड होकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके बारे में एक पैराडॉक्स दिया गया था। पैराडॉक्स का मतलब है कि भाई हम प्रोटीन की फोल्डिंग के बारे में ऐसा समझते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। मतलब एक विरोधाभास वाली थ्योरी दे दी, उसको पैराडॉक्स बोल दिया। क्या है समझिए मेरे भाई, क्या कहता है ये जो आपका पैराडॉक्स है वो क्या कहता है? एक प्रोटीन के सभी पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस, कन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है वो, एक प्रोटीन के सभी पॉसिबल कन्फॉर्मेशन को रैंडमली ट्राई करने पर इसे सही फोल्डेड स्ट्रक्चर तक पहुंचने में अत्यधिक लंबा समय लगता है। इसने कहा भी अगर प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, बोला अगर वो रैंडम होती तो बहुत लंबा समय लगता। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि प्रोटीन जो है ना वो मिली सेकंड में फोल्ड हो जाता है। इसका मतलब प्रोटीन फोल्डिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई पूरी तरह से व्यवस्थित पाथवे होता है, व्यवस्थित रास्ता होता है। ये बच्चे आपका पहले ऐसा मानते थे कि रैंडमली होती, बोला रैंडमली होगी तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ ही सेकंड में हो जाता, मिली सेकंड में हो जाता है। ये एक पैराडॉक्स दिया गया था, किससे संबंधित था? ये प्रोटीन की फोल्डिंग से। यही आपसे पूछा था बच्चे। 30 नंबर पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में अस्थिरकारी किंक का परिचय देकर अल्फा हेलिक्स संरूपण में भाग नहीं ले सकता? इंग्लिश में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन इन प्रोटीन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डीस्टेबलाइजिंग किंक। देखो बच्चे, ये छत्तीसगढ़ में ही आया था पिछली बार आपका। एक बात को आप लोग समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन वही है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो। अल्फा हेलिक्स के निर्माण में कौन सा अमीनो एसिड कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, अपना योगदान नहीं करेगा? सीधी सी बात, यही मतलब निकलता है इसका। और आपने कहा था एक पहले भी, कौन सा आएगा बच्चे? प्रोलीन। प्रोलीन कैसे? प्रोलीन जो है ना वो अल्फा हेलिक्स में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में जो अस्थिरकारी किंक बोल दो, मोड बोल दो, वो पैदा करता है। भाई अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जब बनेगी ना, अगर उसमें आपका ये प्रोलीन आ गया तो ये प्रोलीन क्या करेगा मेरे भाई? प्रोलीन उसमें ऐसे अनस्टेबल फोल्ड कर देगा, ऐसे मोड ला देगा कि वो आपका पूरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी बच्चे। प्रोलीन का जो ढांचा है ना वो साइक्लिक होता है, और जिससे हेलिक्स जो है उसकी सीधी जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है। इससे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसलिए अल्फा हेलिक्स के लिए जरूरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। इसी कारण प्रोलीन को अल्फा हेलिक्स ब्रेकर भी कहा जाता है। मतलब इसके अंदर NH हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है बच्चे। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। अगले पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कह रहा है? आपको बोला क्राई 2AB एंड क्राई 1AB
प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल, और ये टॉक्सिन्स, ये जो विषैले पदार्थ हैं, किस चीज को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऑप्शन दिए हैं कि भाई फलानी फसल के अंदर जैसे कॉटन का जो बुलवॉर्म होता है उसको, और कॉर्न बोर को करती है। मतलब कुछ फसल के साथ में उनको खराब करने वाले इंसेक्टों के नाम दे रखे बच्चे। तो आपसे पूछा है कि किसको कंट्रोल करते हैं, तो भाई रटी राई बात है, सिर्फ याद कर लेना कि किसको करते हैं मेरे भाई क्राई 1 AB कॉर्न बोरर को, और क्राई 2 AB कॉटन के बुलवॉर्म जो होता है, जो नष्ट करता है उसको कंट्रोल करता है। दैट्स इट। 15 नंबर पे आ जाइए प्यारे बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द प्रोपेलर ट्विस्ट इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए। भाई डीएनए की फॉर्म बताई थी मैंने आपको, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, ए फॉर्म, कई सारे टाइप बताई थी मैंने आपको। इसने कहा कि भाई जो डीएनए की बी फॉर्म है ना, उसके अंदर जो ट्विस्ट, जो मोड होता है, वो लगभग कितना होता है, मतलब कितने एंगल पे वो ट्विस्ट होता है। अलग अलग एंगल बताए थे मैंने, यहां पर आपसे पूछ ले बी फॉर्म, और ये क्वेश्चन भी पीछे आपका आ चुका है 23 में। तो मेरे भाई उसमें लगभग 30 से 33 के आसपास होता है। तो ऑप्शन देख लो, ये रहा सर, ये रहा माइनस का 30 डिग्री। भाई डीएनए की जो बी फॉर्म होती है ना, उसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से समतल नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। इसी मुड़े को हम बोलते हैं प्रोपेलर ट्विस्ट कहा जाता है इसको। और बी डीएनए में ये ट्विस्ट निगेटिव होता है, निगेटिव डायरेक्शन में होता है। इसका एवरेज वैल्यू -30 डिग्री होती है। ये आपका प्रोपेलर ट्विस्ट निगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मजबूत करता है और डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। देखो बच्चे, एक्सप्लेनेशन का मेरा उद्देश्य ये है, जिन बच्चों ने कंसेप्ट नहीं भी पढ़े हैं ना, तो वो बच्चे एटलीस्ट एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, तो कंसेप्ट का एक समराइज फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूं। बेनिफिट उठाइएगा बच्चे। देखो अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को, वो बच्चे ये सोचते ही नहीं कि सामने जो क्लास चल रही है वो एमसीक्यू क्लास है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किन बच्चों के लिए है। वो बस ये देखते हैं कि तुम्हें पूरा नहीं समझ में आ रहा। भाई पूरा आने के लिए पहले पूरा पढ़ना तो पड़ेगा, महीनों की मेहनत होती है बच्चे, तब जाके एमसीक्यू कंट्रोल होते हैं, वो भी मुश्किल से 70%। दुनिया का कोई एग्जाम दे लेना, एग्जाम क्लियर भी जिन बच्चों का हुआ है ना, कभी 60-70% से ज्यादा एमसीक्यू वो भी नहीं बना पाते थे, लेकिन बच्चे एग्जाम तो क्वालिफाई होते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि नेगेटिव थॉट से बचना है, थॉट पॉजिटिव रखनी है, मेहनत डबल ट्रिपल जितनी कर सकते हो उतनी करनी है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता समाधान नहीं है बच्चे। एमसीक्यू से जो गेन कर सको वो एमसीक्यू से करो, जो क्लास पढ़ के आप कंसेप्ट सीख सकते हो वो कंसेप्ट सीखो, दोनों चीजों से बेनिफिट होगा। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। आपको कहा है जो जेड डीएनए होता है ना, उसके अंदर जो आपके बेस पेयर होते हैं, उनमें उनके अंदर घूर्णन की दिशा क्या है बच्चे, किस दिशा में ट्विस्टेड होते हैं वो। और बच्चे आपसे पूछा है कि हेलिक्स, हेलिक्स के अंदर आपसे पूछा हेलिक्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में ट्विस्टेड होता है। दूसरी बात है कितना होता है। तो मेरे भाई सही आंसर क्या होगा, जेड डीएनए के बारे में पूछा, जेड डीएनए में लगभग 32.7 डिग्री के आसपास होता है, और लेफ्ट हैंडेड वो हेलिक्स होता है। देखो जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए जो भी मैंने आपको समझाए थे, उन्हें मैंने बताया था कि कौन सा राइट हेलिक्स होता है, कौन सा लेफ्ट साइड में हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर, ये ऐसी स्ट्रक्चर हेलिक्स बोलते हैं। अब ये राइट साइड में भी हो सकती है, अब ये लेफ्ट साइड में भी हो सकती है बच्चे। तो आपसे यही पूछा, अलग अलग डीएनए में ये अलग अलग डायरेक्शन में हेलिक्स बनता है, और ये एंगल मैंने लिखवाए थे आपको अगर याद हो तो। 70 नंबर पे आ जाओ बच्चे। एग्जाम्पल पूछा है किसका, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब जिसके अंदर साइक्लिक रिंग होती है बच्चे, याद है ना केमिस्ट्री में साइक्लिक, जैसे बेंजीन आपने पढ़ा है, बेंजीन पढ़ा है तो साइक्लिक होता है कंपाउंड वो। तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड होता है जो साइक्लिक होता है बच्चे, टायरोसिन होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड वे होते हैं जिनकी साइड चेन में एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे बेंजीन देखो लिखा भी हुआ है। टायरोसिन की जो साइड चेन होती है उसमें फिनोलिक होता है, फिनोलिक रिंग होती है, फिनोल वाली रिंग होती है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हो जाएगा सर ये। अगले पे आ जाओ भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आपसे बोला है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अल्फा अमीनो एसिड में कभी नहीं मिलता। ये 4 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, इनमें से अल्फा अमीनो एसिड जो होता है उसमें कौन सा नहीं मिलता बच्चे, तो वो सर आपका CHO। अल्फा अमीनो एसिड में हमेशा 2 मुख्य फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। कहां पढ़ा आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ा बच्चे। कुछ अल्फा अमीनो एसिड के साइड चेन में ये भी हो सकता है, मिथ्योनिन भी हो सकता है, ये कभी नहीं मिलेगा आपको, बात खत्म। 19 नंबर पे आ जाइए प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है आपको 19 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया में
stringent response in bacteria leads to accumulation of these unusual nucleotides। बैक्टीरिया में जो प्रतिक्रिया के कारण इन असामान्य न्यूक्लियोटाइड संचय होता है। देखो भाई, यहां पर आपसे कुछ 2-3 केमिकल्स का नाम पूछा है कि बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्स करता है, उस रेस्पॉन्स के बाद में इनमें से कौन से केमिकल, कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं जिनका डिपॉजिट होता है बच्चे। तो डिपॉजिट किसका होगा, समझिए इस बात को पूरा, एक बार पहले पूरा बताता हूं। देखो, स्ट्रिंजेंट रेस्पॉन्स क्या चीज है बच्चे, ये एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि जिस समय पे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है हमारे आसपास, बैक्टीरिया के आसपास भी हो जाती है, तो कमी होने के बाद उनकी बॉडी कोई ना कोई रेस्पॉन्स उत्पन्न करती है, जिस रेस्पॉन्स से उनको भविष्य में सर्वाइव करने के लिए सहारा मिलता है। प्लांट भी तो करते हैं बच्चे। तो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो अमीनो एसिड की स्टारवेशन या न्यूट्रिएंट्स लिमिटेशन के दौरान होता है, मतलब या तो अमीनो एसिड की कमी हो जाए तब होता है, या फिर खाने पीने की कमी हो जाए। इस प्रतिक्रिया में जो आरएनए सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ना, वो धीमी हो जाती है और एनर्जी बचाई जाती है। इस दौरान बैक्टीरिया के अंदर कोई कई सारे प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, याद रखना बच्चे। और इनको हम लोग अलार्मोन्स भी कहा जाता है। ये आरआरएनए और टीआरएनए के सिंथेसिस को रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया के संसाधन जल्दी खत्म नहीं होते। कुछ प्रोसेस रोक देगा तो भविष्य में काम ले सकता है, क्योंकि उसको पता है भाई अभी तो तुम्हारे पास न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो बचा के चलो। तो यही होता है बच्चे एक रिस्पॉन्स आपका। ठीक है सर, 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। ये कह रहा है 1967 में इनमें से किस एंजाइम को विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीधी सीधी बात ये पूछिए तो बेटे रटने की बात है। कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू को 1967 में विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसको हम लोग यूबिक्विनोन भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ोगे बच्चे, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। कोशिकाओं में एनर्जी के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म। इसने कहा भी जो वसा है ना, उसके मेटाबॉलिज्म और किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, इनमें से कौन महत्वपूर्ण है, कौन सहायता करता है। फैट का ऑक्सीडेशन करके मेटाबॉलिज्म करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें इनमें से कौन आपकी हेल्प करता है, ये आपसे पूछा है। बच्चा बच्चा जानता है सर, उसमें करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड करता कैसे, देखो फैट जो है ना, उसके ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में फैटी एसिड टूट के एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं। एसिटिल कोएंजाइम तब तक पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो सकता जब तक वह टीसीए साइकिल में प्रवेश ना कर दे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाता है, और अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की कमी हो तो एसिटिल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जा ही नहीं पाएगा और वसा का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा बच्चे। अब कहोगे सर टीसीए साइकिल क्या है ये तो बता दो, एसिटिल कोएंजाइम क्या सर ये तो बता दो। बेटा पूरा कंसेप्ट घंटों हमने पढ़ा है इनको। बैच के अंदर जो बच्चा एनरोल है वो पढ़ चुका है, 2-2 बार हमारे कंसेप्ट रिपीट हुए हैं हमारे बैच के अंदर, जो बैच अपना चल रहा है। तो आप कृपा करके प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर बैच से, तो कंसेप्टों पे फोकस करके यहाँ आएंगे तो और बेटर रहेगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो बच्चे ने कहीं और से पढ़ा फिर भी नहीं आता, तो बच्चे एक काम कर सकता है कि अपने जो जो टर्म में दिक्कत हो उस टर्म को इंटरनेट की सहायता से कवर करें, क्योंकि इंटरनेट तो बच्चे भंडार है अपनी शिक्षा का। 23 पे आ जाइए बच्चे। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी के अंदर जो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट उनका क्या होता है, क्या वो वापस ब्लड में चले जाते हैं या वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है सर, जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होगा वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है, इसमें क्या आवश्यकता है। अगले पे आ जाओ, आसान सा क्वेश्चन है। सनसाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी। सनसाइन सूर्य की रोशनी से जो एक्टिव होता है, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि त्वचा में हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब पड़ती हैं तो उसकी उपस्थिति में बनता है। हमारे जब सनलाइट के संपर्क में हमारी स्किन आती है ना, तो हमारे स्किन में केमिकल होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये विटामिन D3 बनाता है बच्चे, और यही विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, एंडोटॉक्सिन की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ एंडोटॉक्सिन्स आर। अब क्या चीज होती है समझो जरा इस बात को। देखो एंडोटॉक्सिन्स वगैरह, एंडोटॉक्सिन्स मुख्यतः
जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में का हिस्सा होते हैं। इनका जो केमिकल कंपोजिशन जो होती है, मतलब ये केमिकली क्या है, ये लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं सर। एलपीएस में पॉलीसैकेराइड भाग होता है, ओ एंटीजन और कोर, और लिपिड भाग होता है लिपिड ए। ये दोनों मिलकर के आपका एलपीएस का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चे, टॉक्सिसिटी का मुख्य कारण कौन होता है, लिपिड ए। मतलब ये जो आपका एलपीएस निकलता है तो इसमें मेनली टॉक्सिक मटेरियल क्या है बच्चे, टॉक्सिक मटेरियल लिपिड ए के कारण होता है। कुल मिलाकर के एंडोटॉक्सिन को लिपोपॉलीसैकेराइड माना जाता है। और दिए गए विकल्पों में से आपका पॉलीसैकेराइड ही सही ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर आपको जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बच्चे, वो एक्चुअल में केमिकली क्या है, केमिकली क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। और ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। चलिए सर, तो ये था हमारा सेशन प्यारे बच्चों आज का। आप छत्तीसगढ़ सेट के सभी एस्पिरेंट के लिए ये सीरीज हमारी इसी प्रकार से चलेगी बच्चे। सारी यूनिट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बैच अपना संसारम एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, प्रिपरेशन के लिए जी जान लगा दो मेरे भाई। अभी कुछ बच्चों का जो अभी निकट भविष्य में मध्य प्रदेश सेट वाले बच्चों का एग्जाम गया है, बच्चे इतना लेट आए कि समथिंग मतलब आप मानोगे नहीं, 100+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, और बाकी के बच्चे समथिंग 150 से ज्यादा बच्चे अब की बार 100% क्वालिफाई करेंगे। उनके मार्क्स बहुत शानदार हैं। हालांकि उन्होंने 3 महीने में यहां तक अप्रोच किया, बहुत बड़ी बात है। और आपके पास तो बच्चे 6 महीने हैं। तो सोचो, बॉर्डर लाइन भी फंसने वाला काम नहीं करना है। शुरुआत कर दो मेरे भाई प्रिपरेशन की, छोड़ना नहीं किसी भी हालत में सर। और कितने ही बच्चे हैं सर जो समय से समझ पाते हैं कि यार इस एग्जाम के लिए हमें कितना लंबा प्रिपेयर करना है। हर कोई बच्चा 1.5-2 महीने 3 महीने पहले भागेगा और भाग के परेशान भी होएगा, फिर बॉर्डर लाइन पे जाके फंसेगा। सर 2 नंबर कम है, सर 1 नंबर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाई सिचुएशन से बाहर निकलो। बिल्कुल बेस्ट एक्यूरेट समय है आप सभी के पास प्रिपरेशन करने का। और शानदार तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके क्लासेस, आप जानते हो हमारी कैसे चलती, बिल्कुल आप ही के स्तर से शुरू होती हैं क्लास। और उसका लेवल आपके एग्जाम में अभी जैसे 2-3 महीने में आप अंदाजा लगा लीजिए कि एमपीसेट वाले बच्चे 3 महीने में इतने खुश होकर के एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो आपका तो क्या होने वाला है बच्चे। सेपरेट बैच आपका चल रहा है। तो चलिए बच्चे, ये एक आज आपका सेशन था। मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।